हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। इस यूनिट में जितने भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। और आज इस वीडियो में मैं बस सिर्फ बात करूंगा डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन की। इस टॉपिक को फटाफट खत्म कर लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में इसमें ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो लर्निंग वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो ये वीडियो खुद में बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए लर्निंग एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, जिसके कॉन्सेप्ट को समझ के आप एमसीक्यू के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और जो डेफिनेशंस हैं उनको भी थोड़ा सा आप दिमाग में रख के, अगर आपसे डेफिनेशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी है, तो वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। बाकी अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ऐप में जाके साइन अप करो, आपको बैच मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड करके कभी भी रिवाइज कर सकते हो। बाकी वीडियोज़ आपको यहाँ मिल जाएंगे, जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट का अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो इसके लिए भी आप हमारे ऐप पे जाओ, वहाँ पे साइन अप करो और इस ऐप के अंदर जाके डेमो लेक्चर्स देखो और फिर फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, ताकि इस बार आपकी तैयारी बेस्ट हो और इससे अच्छी तैयारी आपकी कभी नहीं हुई होगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। चलो फटाफट शुरू करते हैं साइकोलॉजी के इस टॉपिक को। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी से शुरू करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। तो ये दो ग्रीक वर्ड से आया है। तो ये छोटी छोटी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, इसको नोट करते चलना, क्योंकि आपके एमसीक्यू में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कि पूछ लिया गया साइकोलॉजी जो जिन दो टर्म से आया है, साइक और लोगोस, ये कौन से वर्ड्स हैं। ग्रीक है, लैटिन भाषा है, इंग्लिश की कोई भाषा है या क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना। चलो, तो किससे आया है? साइक से और लोगोस, दो वर्ड से आया है। साइक का मतलब होता है सोल और माइंड, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी और साइंस। ठीक है। तो स्टडी ऑफ माइंड या स्टडी ऑफ सोल आप समझ सकते हो कि साइकोलॉजी को बोला जाता है। दो टर्म से ये आता है, क्या क्या? सबसे पहला साइक और दूसरा लोगोस। ओरिजिनली साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड द स्टडी ऑफ द सोल। अब ओरिजिनली का क्या मतलब है कि जब ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था इस पूरी दुनिया में लोगों के बीच में, तो वहां पे बोला जाता था कि साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द सोल। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें इवॉल्व करी, तो इस मतलब को भी थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया, इसमें भी थोड़े बहुत बदलाव आए। कैसे? ओवर टाइम इट्स मीनिंग चेंज्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस के साथ साथ इसका मतलब भी चेंज होता गया। इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज इट वॉज कंसिडर्ड द स्टडी ऑफ माइंड। तो स्टडी ऑफ सोल से, आत्मा के अध्ययन से हम कहाँ आ गए? स्टडी ऑफ माइंड। यानी कि अब हम लोग समझने लगे कि साइकोलॉजी का मतलब होता है लोगों के दिमाग को पढ़ना। लेटर साइकोलॉजिस्ट रियलाइज दैट माइंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। हम माइंड को या फिर किसी के मन को सीधे नहीं देख सकते। सो साइकोलॉजी वॉज रीडिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि एक आदमी कितना ज़्यादा अलर्ट है, कितनी चीज़ों पर ध्यान देता है, क्या उसका कॉन्शियस है, इन सारी चीज़ों की स्टडी को फिर हमने साइकोलॉजी बोलना शुरू कर दिया। इन द मॉडर्न एरा, यानी कि अब हम जिसमें हैं, साइकोलॉजी इज अंडरस्टूड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसान का बर्ताव और उसका मेंटल प्रोसेस, यानी कि वो चीज़ों को कैसे सोचता है, कैसे समझता है, कैसे बर्ताव करता है, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी थी, अब हम फाइनली इसको साइकोलॉजी बोलते हैं। दस, साइकोलॉजी डील्स विद हाउ पीपल थिंक, वो कैसे सोचते हैं, फील कैसा महसूस करते हैं, और बिहेव कैसा बर्ताव करते हैं, बोथ इंडिविजुअली किसी के साथ अकेले में, या खुद, या फिर लोगों के साथ, यानी कि सोशली। तो ये है साइकोलॉजी की अब की मीनिंग, जहां पे हम इन सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो पहले क्या था और धीरे धीरे इवॉल्व होते होते क्या हो गया, ये चीज आपको समझ गए होगे। लिखने को अगर आपको आएगा तो आप इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाओगे। ठीक है। देखो, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। आप कभी कभी पेपर में क्या होता है कि आपको इन डेफिनेशंस, ये पूरी पूरी डेफिनेशंस लिखे आ जाएंगे इन्वर्टेड कॉमा में, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये किसकी डेफिनेशंस हैं, ये किसने दी है। ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी हो जाती हैं, याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट फिर भी आप इनको रीड करोगे तो रीड करके एटलीस्ट आपको साइकोलॉजी टर्म का मतलब समझ में आने लगेगा कि अलग अलग लोगों ने क्या अलग अलग मतलब लिखा है, ताकि आप एक अपना भी आंसर अच्छा सा बिल्ड करके लिख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन मत लो, कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनको आप देख लो। ठीक है। अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है। ये कुछ और डेफिनेशंस थी। चलो अब मीनिंग की बात करते हैं फटाफट। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड टेक्निक्स टू द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच होती है साइकोलॉजी की। देखो, साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसमें से एक सिंपल उसकी ब्रांच है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, जो टेक्निक्स बनी हुई हैं, उसको हम लोग स्पोर्ट और फिजिकल एक्टिविटीज के फील्ड में इन्वॉल्व करके उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। इट स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, यानी कि एक
स्पोर्ट्समैन का मेंटल प्रोसेस कैसे काम करता है, उसका मोटिवेशन, वो कब मोटिवेट होता है, कब मोटिवेट नहीं रहता है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका फोकस, उसकी एंजाइटी, स्ट्रेस, उसका बिहेवियर, टेंशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम मेंटल प्रोसेस के अंदर काउंट करते हैं. ऑन एथलेटिक परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन एंड वेलबींग, it also focuses on how participation in sports and exercise affects a person's psychological development, health and life skills. यानी कि ये भी पता लगाता है साइकोलॉजी कि किसी एक पार्टिसिपेंट या किसी एक एथलीट का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर या फिर किसी एक व्यक्ति का स्पोर्ट्स के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे उसके साइकोलॉजी को चेंज करता है, कैसे उसके बर्ताव को चेंज करता है, उसके हेल्थ को कैसे बेहतर बनाता है और उसकी लाइफ स्किल्स को कैसे बेहतर बनाता है. इन सारी चीज़ों को भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर देखा जाता है. इन सिंपल वर्ड्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स एथलीट्स एंड इंडिविजुअल्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं, एनहांस मेंटल स्ट्रेंथ, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंड मेंटेन इमोशनल बैलेंस, उनका जो इमोशंस होता है उसको भी बैलेंस करना सिखाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही होगी. ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस है. ठीक है, इसमें देखो सिंगर की आप एक बार रीड कर सकते हो. सिंगर की आई थिंक किसी एक पेपर में पूछी गई थी, मुझको पेपर याद नहीं आ रहा है कौन सा, बट सिंगर की जरूर पूछी गई थी, तो आप इसको एक बार देख सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस देखो आपके रिपीट होते हैं और कुछ फेमस डेफिनेशंस होती हैं जो आपसे बार बार पूछी जाती हैं. ठीक है, चलो ये सारी चीज़ हमने देख ली. साइकोलॉजी इफेक्ट अफेक्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन, हाउ इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स एक्सरसाइज इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, ये सारी चीज़ आप समझ गए. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड टेक्निक्स टू इंप्रूव टीचिंग, लर्निंग, पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस. अब देखो, जहां हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे तो वो कंप्लीटली एथलीट के ऊपर बात हो गई कि कैसे साइकोलॉजी का यूज़ हमने स्पोर्ट्स में यानी कि एक एथलीट के ऊपर कर लिया. यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने टीचर्स को और उनकी टीचिंग को भी इन्वॉल्व कर लिया, यानी कि कैसे हम एक टीचर की टीचिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन अच्छा करवा सकते हैं और परफॉर्मेंस अच्छी करवा सकते हैं इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सेटिंग्स. तो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन दोनों ही इसके अंदर काउंट हो जाएगा. इट हेल्प्स टीचर्स, कोचेज एंड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ मेंटल प्रोसेस इन्फ्लुएंस फिजिकल एक्टिविटी एंड हाउ फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू मेंटल ग्रोथ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इमोशनल वेलबींग. ठीक है, तो वही सेम बात है जो स्पोर्ट्स में थी वो बात हमारी फिजिकल एजुकेशन में भी आ गई. अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड के अंदर हमारा साइकोलॉजी का. तो सबसे पहला एनहांसेस लर्निंग. तो हमारी जो लर्निंग है, जो सीख है, उसको और बेहतर बनाता है. हम मोटिवेशन, अटेंशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें हमारी इंप्रूव होती हैं. ठीक है, टीचर्स नई नई स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एक बच्चे को समझ सकते हैं कि वो कैसे, किस तरीके से किसी एक टॉपिक को या फिर नॉलेज को गेन करना पसंद कर रहा है या फिर इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हम उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं. इंप्रूव परफॉर्मेंस, तो आपकी एंजाइटी हो गई, कंसंट्रेशन हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, तो इनको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको साइकोलॉजी हेल्प करता है. ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी में मोटिवेशन, तो आपको मोटिवेटेड रखता है, यानी कि आपके गोल सेटिंग्स, रीइंफोर्समेंट, फीडबैक, ये सब आपके साइकोलॉजी के टर्म्स हैं. मुझको ये देख के याद आया कि क्लास 12th में ये क्वेश्चन आया था साल 2024 के किसी पेपर में. आप समझ सकते हो कि किस तरीके से क्लास 12th में भी ये क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे, तो आपसे तो पूछा जा सकता है. गोल सेटिंग का क्वेश्चन था कि ये जो गोल सेटिंग टर्म है ये किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है ना. तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए गोल सेटिंग हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेट करता है. उसमें मेरे ख्याल से इतना टफ क्वेश्चन नहीं था वो. ऑप्शंस उसके ऐसे दिए हुए थे कि अंडरस्टैंडेबल था, गोल सेटिंग देख के आप लगा सकते थे, या फिर क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसा था कि इनमें से कौन सा टर्म साइकोलॉजी का है, और गोल सेटिंग एक ऑप्शन था, बाकी 3 ऑप्शंस और थे. तो आप भी समझ सकते हो कि गोल सेटिंग देख के आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये किसका टर्म है, तो कहाँ किस टॉपिक के अंडर ये आता है. तो ये गोल सेटिंग, रीइंफोर्समेंट, फीडबैक, ये सब आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर आता है. ठीक है, दैट एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम. फिर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन, टीम वर्क, सेल्फ कंट्रोल, इन सारी चीज़ों को भी डेवलप करता है. स्ट्रेस एंड एंजाइटी को मैनेज करने में मदद करता है. ठीक है, फिजिकल एजुकेशन ऑफन इंक्लूड्स कॉम्पिटिशंस एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी टीचेस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेंटल इमेजरी एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज. तो मेंटल इमेजरी टर्म आपने ज़रूर सुना होगा कि जब हम इमेजिन करते हैं, यानी कि मानो कि कल हमारा कोई इवेंट है, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है, आप किसी भी गेम के हो, तो आप खुद को एज एन एथलीट वहाँ पे इमेजिन करना शुरू करते हो कि मैं मैच के शुरू में कैसा परफॉर्म करूँगा, यानी कि क्या स्किल्स अप्लाई करूँगा, क्या मेरी स्ट्रैटेजी होगी, अगर मैच फंस गया तो उस कंडीशन में मैं क्या अप्लाई करूँगा. जैसे कि मैं एक टेबल टेनिस प्लेयर हूँ, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ अपने अपोनेंट को सोच के कि वो अपोनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलता है फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, तो मुझे भी
अब मैं इमेजिन करना शुरू करूंगा कि क्या मुझे भी और ज़्यादा एग्रेसिव खेलना चाहिए, फिर मैं उस चीज़ को सोचूंगा कि अगर मैं भी एग्रेसिव खेल रहा हूँ, वो भी एग्रेसिव खेल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो ये आपका मेंटल इमेजरी होता है, तो ये भी आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से मैनेज करने में आपको मदद करता है, ठीक है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प टीचर्स हैंडल स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एबिलिटीज, लर्निंग स्टाइल्स और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, लो कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ फेलियर। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में, यानी कि इंक्लूसिव का मतलब होगा कि जब हम अलग अलग लोगों को इंक्लूड करते हैं, यानी कि कोई अगर अलग एबिलिटी का है, यानी कि अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो जनरली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हम इसको इंक्लूड करते हैं, कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनकी बात करना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा गया है कि जो अलग अलग तरह के लोग हैं, फिर अलग अलग कंडीशन से जूझ रहे हैं, उनको साथ में लेके आओ ताकि वो डेवलप करें, ठीक है। फिर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी हेल्प्स एज फिजिकल एजुकेशन टीचर्स बिल्ड बेटर कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड ट्रस्ट विद द स्टूडेंट्स। तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बेटर होता है। हेल्थ एंड वेलबींग promotes the role of exercise in reducing depression, anxiety and stress, thus making physical education beneficial for mental health, ठीक है। तो हेल्थ और वेलबींग को भी आपका ही अच्छा करता है। फिर स्किल लर्निंग एंड मोटर डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ स्किल्स आर लर्नड, प्रैक्टिस के थ्रू, फीडबैक के थ्रू, री के थ्रू, किस तरीके से आप खुद को मोटिवेट करके अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हो। और फिर कैरियर गाइडेंस इन स्पोर्ट्स, हेल्प फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल गाइड स्टूडेंट्स इन चूजिंग कैरियर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, कोचिंग और फिटनेस। तो थोड़ा सा ये आपको साइकोलॉजी जो है वो गाइड भी करता है। कैसे गाइड करेगा कि भाई ये स्पोर्ट्समैन की साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वो समझेगा कि एक एथलीट की साइकोलॉजिकल उसका जो लेवल है वो कितना है, यानी या फिर उसकी जो साइकोलॉजी है वो किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, किस फील्ड में से ज़्यादा मोटिवेट होता है। तो वहाँ से आप अपनी कैरियर डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, इस प्लेयर को आपने ऑब्जर्व किया कि यार ये जब कोचिंग देता है तो इसको ज़्यादा मज़ा आता है इंस्टेड कि जब ये कोचिंग ले रहा होता है। तो आप यहाँ से कैरियर डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, हो सकता हो ये कोचिंग फील्ड में जाना ज़्यादा पसंद करेगा और उसको उसी फील्ड में भेजना चाहिए, क्योंकि इसका इंटरेस्ट भी वहाँ से डेवलप होता है और ये अच्छी कोचिंग भी देता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कैरियर गाइडेंस भी ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो से हम लर्निंग स्टार्ट करेंगे। छोटा सा वीडियो था लर्निंग, क्योंकि खुद में बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें डेफिनेशंस वगैरह हैं, थॉर्नडाइक के लॉज की हम इसमें बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, फिर अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग हो गया, थ्योरीज हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, प्रिंसिपल्स भी है नीचे, तो इसको हम अलग से वीडियो में डेडिकेटेड पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक हो तो वो आप दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, और जल्दी मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ध्यान रखो तब तक अपना।